तो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लासेस में कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, तो जो सिलेबस है हमारे पास प्रीलिम्स का वो थोड़ा सा काफी वेग सिलेबस है। टॉपिक्स के बारे में बहुत क्लियरली नहीं पता चलता है, 3-4 उसमें जो मेंशन है उसके अलावा। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को थोड़ा सा एनालिसिस करें, डीपर एनालिसिस, और उससे हम टॉपिक्स को चूज करें जिसको कि हमें थोड़े ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जो बेसिक नॉलेज है अबाउट कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स उसको हमें नहीं करना है, जैसे एनसीईआरटी वगैरह जो हमारे बेस बुक है। तो 2022 और 2021 के क्वेश्चंस का कुछ टॉपिक्स का हमने एनालिसिस किया था। इसी तरह से आप धीरे धीरे और प्रीवियस ईयर में जाएंगे, जैसे 2020 का आप देखेंगे। अगर कुछ लोगों ने देखा होगा तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको देखेंगे। तो जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, अगेन तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं 2020 में की बात करें अगर हम, तो बजट डॉक्यूमेंट से आए। अब बजट डॉक्यूमेंट एक कई तरह के डॉक्यूमेंट्स का एक कलेक्शन है। अब वैसे बजट के बारे में अलग से वो बाजार में भी आ जाता है जब फरवरी और मार्च में, जनरली अब फेब एंड में बजट आता है। तो उस बजट डॉक्यूमेंट में कई सारे जो रहते हैं, बजट भाषण रहता है फाइनेंस मिनिस्टर का, और उसके साथ बहुत सारे और अटैच डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट है उस पे बजट डॉक्यूमेंट्स पूरा दिया रहता है। उसका हमें डिटेल स्टडी करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस कई तरह के बन सकते हैं और कहीं से भी आ सकते हैं। तो एक सवाल उस बजट डॉक्यूमेंट से आया है, जो बजट डॉक्यूमेंट अगर आप किसी ने पढ़ा हो, जो कि हर साल लोग पढ़ते भी है, तो उस क्वेश्चन का आंसर वहां से किया जा सकता है। और सवाल देखते हैं तो अगेन IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सारे से रिलेटेड सवाल है। रिजर्व गोल्ड ट्रेंच के बारे में, ये क्या है। तो इस तरह से हमने देखा कि लगातार पिछले 3 सालों से जो इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक IMF, IBRD, वर्ल्ड बैंक एंड अदर्स, तो इससे किसी न किसी रूप में सवाल आता ही है और आना भी चाहिए, क्योंकि मॉनेटरी और फाइनेंशियल तरीके से जो कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे अफेक्ट करता है वो ये सारे इंस्टीट्यूशंस और इनके द्वारा एडॉप्टेड स्टेप्स हैं, तो आना भी चाहिए। तो फिर उसके बारे में हमें काफी डिटेल पढ़ने की आवश्यकता होनी चाहिए। कोई बेसिक बुक में या जहां से भी कोई मटेरियल मिला हो वहां से तो हम पढ़ ही सकते हैं, बट इसके बारे में और भी जहां से अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, WTO के बारे में डिटेल्स, IMF के बारे में डिटेल्स, IBRD के बारे में डिटेल्स, और रिसेंट में उनके द्वारा जो स्टेप्स उठाए गए हो उनके बारे में। इसके बाद और और सवाल और सवाल क्या है उसमें, तो एक हमारे मनी सप्लाई के बारे में पूछा है। और सिंपल सा सवाल ये है कि आप अगर 1000 रुपये डिमांड डिपॉजिट के रूप में आप विड्रॉ करते हैं या इस तरह का कुछ है, तो इससे मनी सप्लाई में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो आपका बेसिक जो NCERT का चैप्टर 3 है मनी एंड बैंकिंग के बारे में, ये प्राइमरली इसी के बारे में डिस्कस करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी बैंकिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, और उसमें उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये सवाल मनी सप्लाई एंड डिमांड से
बेसिकली मनी सप्लाई से रिलेटेड है, तो यहां से हम इसको आंसर कर सकते हैं। और कुछ सवाल इसमें, 2-3 सवाल और हमने जो नोट किया है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में पूछा है कि अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस होता है as happened in 2008, what should be the appropriate policy adopted by the government? तो इसमें ऐसा नहीं कि पॉलिसी तो बहुत सारे सरकारें उठा सकती है, उठाती भी है। इन्होंने 2-3 ऑप्शन दिया है। पॉलिसी क्या क्या उठा सकती है, तो सरकार के पास बहुत सारे टूल्स हैं जो आगे डिस्कशन में आप लोग पढ़े भी होंगे या पढ़ेंगे, डिस्कस भी करेंगे हम लोग। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल सेक्टर में जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट कर सकती है, एक्सचेंज रेट के बारे में पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है। तो बहुत सारी तरह के पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। एप्रोप्रिएट क्या होता है? अगर कोई क्राइसिस का सिचुएशन हो, खासकर फाइनेंशियल, तो अब हमें समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस होता क्या है, क्या हुआ, क्या था 2008 का, तो हम इस सवाल का आंसर हम फिर अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि, और जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मैं देख रहा हूं कि अब जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर हम बात करें तो इजिली उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें थोड़ा सा उसका डीपर स्टडी आवश्यक होगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या है और पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, डिफरेंट पॉलिसीज किस तरह से उसको इम्पैक्ट करता है। तो इस प्रकार से अभी और कुछ सालों का क्वेश्चन का एनालिसिस हम करेंगे। तो एक रफ आइडिया पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस का जब एनालिसिस करने से ये पता तो चल ही जाएगा कि हमें शुरुआत तो ठीक है जहां से भी करनी है हम कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें जो एरिया, वैसे एरिया जहां पे हमें फोकस करने की आवश्यकता है उसको हमें केयरफुली पिक करके उसको थोड़ा सा डिटेल, डीपर एनालिसिस और स्टडी करना पड़ेगा। इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये देख लें कि पिछली बार जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने किया था, उसके बारे में किसी ने अगर पढ़ा हो और उसमें से अगर कुछ क्वेरीज हो तो उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत मनी बैंकिंग के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन हम कर लेंगे। डिटेल तो संभव नहीं होगा आज, मतलब आधे घंटे में, बट एक ब्रीफ आइडिया मिलने के बाद अगर आप लोग फिर पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो रिवाइज करेंगे, तो मुझे लगता है कि उसके बारे में एक और बेहतर कर सकें। और अभी मैं सिर्फ इसकी एनसीईआरटी के लेवल की बात कर रहा हूँ, हालांकि उसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, डिटेल में नहीं है। उसके बारे में हम और डिटेल भी कर सकते हैं। और मनी बैंकिंग वाला जब चैप्टर आप पढ़ेंगे या जिसने पढ़ा होगा, उससे फिर मेरा आग्रह रहेगा कि ये जो हमारा क्वेश्चन है यूपीएससी के वेबसाइट पे जो है, ये मैं शेयर भी कर दूंगा या आप लोगों में से भी कोई कर सकते हैं। 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है सिविल सर्विस का, इसका क्वेश्चन नंबर 50 इसको फिर अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है बगैर इसका आंसर की देखे हुए। एक बात और हमेशा आप लोग प्रिपरेशन में ध्यान रखिए
कि जब भी आप पढ़ना शुरू करते हैं तो टॉपिक्स को पढ़िए, जो क्वेश्चंस हैं या तो यूपीएससी के सिविल सर्विस में पूछे गए क्वेश्चंस, या यूपीएससी के किसी अन्य परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस, या अन्य कोई कोचिंग संस्थाओं के द्वारा तैयार किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर, जब आप सॉल्व करने बैठते हैं तो आंसर की देखने से कोशिश करिए कि बचे। आपको अगर कोई टॉपिक या कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा हो तो कोशिश कीजिए कि उस टॉपिक को फिर से जाके पढ़े किताब में या जहां कहीं से भी अवेलेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिससे कि उस ऑप्शन के बारे में हमारे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। पढ़ के आंसर की देखने से तो पता चल जाता है कि हाँ, जो 4 ऑप्शन में से 3 नहीं ही है, बट ये बिना आंसर की देखे सिर्फ किताब और सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पे अगर आप खुद से एनालिसिस करके अगर उस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं तो उससे केवल वो सवाल सॉल्व नहीं होगा, बल्कि कई और सारे सवालों के लिए भी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। थोड़ा मेहनत का काम है, थोड़ा पेशेंस चाहिए, बट आई थिंक ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 मनी एंड बैंकिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है। सिमिलरली कोई ना कोई क्वेश्चन जो हम हाईलाइट कर पा रहे हैं वो किसी न किसी, जैसे बजट वाला जो क्वेश्चन है बजट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो अगर बजट डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, तो लाइक दैट। तो सबसे पहले पिछली बार नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में जो डिस्कशन हुआ था उसके बारे में किसी ने पढ़ा हो, अगर कहीं पे कोई क्वेरी तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक इतना वास्ट है कि 1-2 बार पढ़ने से लैपटॉप अपना यूज करेगा नहीं, किसी ने हमारे वाले में कुछ चीजें चलती है। दिनेश भाई लैपटॉप छोड़ गए होंगे। छोड़ गए तो वो अपने ऑफिस में अंदर। हाँ, किन्हीं का वो है माइक ऑन है तो कृपया म्यूट कर लीजिए। सॉरी सर, गलती से हो गया था। तो एक बार ये कर ले कि किसी कैंडिडेट ने अगर वो एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा हो और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उनको अगर कोई कंफ्यूजन हुआ हो, होना ही चाहिए अगर पढ़ने के बाद, ऐसा अगर नहीं हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, आप सभी लोग काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। एनी क्वेरी? मेरा आग्रह इसमें सिर्फ ये है कि सभी लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का उसको पढ़िए। उसमें उस चैप्टर में ही काफी इंफॉर्मेशन है और ये काफी अदर इंफॉर्मेशन के लिए वो एक बेस स्टार्टिंग पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमी के लिए। और उसकी अगर आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होना नहीं है, वो सारे इंफॉर्मेशन हमें एक तरह से याद होने चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में कोई ओपन बुक एग्जामिनेशन है नहीं, क्लोज बुक एग्जाम है, तो वो हमारे पास अगर और क्वेश्चंस कई तरीके से ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, टॉपिक भले सेम हो, तो उस एंगल से हमें तैयार करना चाहिए। तो एनसीईआरटी का जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला चैप्टर है उसको 2-3 बार पढ़िए। नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मतलब जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर्सनल इनकम एंड जो भी रिलेटेड इनकम है, तो इन सारे से रिलेटेड सवाल अगर कहीं पे भी दिखते हैं प्रैक्टिस करने के लिहाज से, और ये प्रैक्टिस करने का आपको अवेलेबल ऑप्शंस क्या क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशंस, यूपीएससी द्वारा जो कंडक्टेड है, इवन स्टेट सिविल सर्विस के एग्जामिनेशंस
एंड जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा तैयार किए गए मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं। उस सारे सवाल कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि सारे कोचिंग का हमें केवल प्रैक्टिस ही करते रहना है, तो एक दो तो ये सारे हमारे पास प्रैक्टिस सेट है, तो इसका भी प्रैक्टिस हमें करना ही पड़ेगा। अगर किन्हीं ने शुरू किया हो कभी तो दैट इज गुड। तो उसमें नेशनल इनकम से रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है तो हमें तत्काल उसको देखना चाहिए कि ये उससे रिलेटेड है, हमें फिर उसको जाके पढ़ना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी में सारे डिटेल्स नहीं है, तो जितना वहां मिल पाता है वो तो जरूरी है ही, उसके अलावा फिर कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी तो देखा जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी ने अगर उसको अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो थ्रू इट, और उसके आधार पे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, नोट्स बनाइए छोटे छोटे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन के एंड में जितने सवाल हैं उसको सॉल्व कीजिए। अब बाकी जो टेस्ट पेपर वगैरह है वो तो ठीक है, बात की भी बात है, कुछ दिनों के बाद भी ज्यादा ज्यादा बड़ी सर तैयारी ठीक तो हम कर सकते हैं। जी बताइए। सर, हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमी इम्पोर्टेंट है कि मैक्रो? मैक्रो ज्यादा इम्पोर्टेंट। हमें मतलब यूपीएससी के पर से माइक्रो नहीं पढ़नी है, मैक्रो मैं मैक्रो पढ़नी नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि सवाल जो है एक दो जो पिछली बार हमने डिस्कस किया कि वो डिमांड से था, तो अब इंडिविजुअल लेवल पे जैसा हमने कहा कि मैक्रो एग्रीगेट लेवल की बात करता है, और ज्यादातर सवाल मैक्रो पर्सपेक्टिव से ही आएंगे। यस सर, वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। हाँ, मतलब कंट्री लेवल की बात है तो ज्यादातर सवाल कंट्री लेवल की बात से आएगी। इंडिविजुअल लेवल की जो बातें होती है वो माइक्रो में हम डील करते हैं, लेकिन कभी कभार जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक इलास्टिसिटी वगैरह, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह, ये सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करती है। तो आप समझिए कि अगर 10-12 सवाल है, अगर 10-12 सवाल है उसमें से हो सकता है कि एक दो सवाल आपके माइक्रो से आते हैं, इससे ज्यादा की संभावना नहीं है। अधिकांश तो जो पैटर्न हम देख रहे हैं उसमें ज्यादातर कवरेज जो रहेगा वो मैक्रो से ही रहेगा, और हमेशा से रहा। हम लोग भी जब एग्जाम दिए थे तो लगभग मैक्रो से ही ज्यादा रहता, ऐसा नहीं है कि, और ये नेचुरल है, वो रहेगा ही रहेगा, इट कैनॉट बी, मतलब चेंज्ड। रिवर्स में चला जाएगा कि यहाँ 10 सवाल माइक्रो से पूछ दिया और एक दो सवाल मैक्रो से पूछा। लेकिन कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइक वेलफेयर एंड अदर्स, तो उसके लिए एक दो सवाल पिछली बार हमने डिस्कस किया था, मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है, मैं एक बार देख के और शेयर करूंगा कि उस एक दो सवाल उसमें से आ रहे थे। ओके सर, ठीक है, तो इसमें आप लोग को जब कुछ क्वेरी आएगा तो आप बीच में भी फ्लैग कर सकते हैं आगे के डिस्कशंस में भी, और इसमें कोई जरूरी नहीं कि एक बार में और एक सप्ताह में भी आप मास्टर हो जाएंगे कोई भी कॉन्सेप्ट के, तो वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, उतना वो करना भी नहीं है। तो ब्रीफली हम फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है मनी बैंकिंग, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से चीजें इंटरलिंक्ड हैं, और हम को किस तरह से कहाँ से हमें पढ़ने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो मनी बैंकिंग में आपने जो देखा कि पिछले 3 सालों के जो क्वेश्चन पेपर है सिविल सर्विसेज प्री का, अभी मेंस के बारे में हमने डिस्कशन प्रारंभ नहीं किया है, उसका भी करेंगे, बट लेट अस डिस्कस थोड़े कुछ क्लासेस के लिए प्री के बारे में कि उसका किस तरह से पैटर्न है, किस तरह के टॉपिक्स उसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मनी और बैंकिंग में प्राइमरीली पहले आप चैप्टर नंबर, ये एनसीईआरटी का है, चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का, ये आपका कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है, मनी एंड बैंकिंग। इसके जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहला ये डिस्कस करता है अबाउट द फंक्शंस ऑफ मनी 3.1, मनी के क्या क्या काम। तो सबसे पहले आप प्राइमरीली ऐसे जनरल डिस्कशन के रूप में, एज ए बिगिनर्स के रूप में, भले हो सकता है कि आप सभी लोग फैमिलियर हो, बट फिर भी
सबसे पहले हम देखें कि मनी आज के दौर में जब हम मॉडर्न इकोनॉमिक ये पूरे अरेंजमेंट की बात अगर करते हैं तो लगभग हर चीज मनी बेस्ड है। आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं और वो चीजें मिलती है। लेकिन किसी जमाने में जब मनी नहीं था, टोटल तब हम बार्टर सिस्टम प्रिमिटिव यूज करते सोसाइटी की अगर प्रिमिटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें तो जब मनी नहीं होगा तो उस समय आप सभी ने पढ़ा होगा कि बार्टर एक्सचेंज का सिस्टम रहता था। कि अभी भी बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे, और खासकर अगर ट्राइबल सेटिंग में आप सभी कभी कभी लोग देखने गए होंगे तो वहाँ हाट लगते हैं। अब हालांकि वहां पे भी मनी एक्सचेंज ही होने लगा है, लेकिन बहुत जगहों पे ऐसे भी रहता है कि आप किसी अभी भी एक सामान के बदले दूसरे सामान ले जाए। तो और हम बहुत हजारों साल पहले अगर कोई प्रिमिटिव सोसाइटी को इमेजिन करें, या उस समय होगा ही वैसी ही इकोनॉमी में भी, तो उसमें लोगों के जब रिक्वायरमेंट कम थे तो बार्टर एक्सचेंज होता था, वस्तु विनिमय। एक सामान के बदले दूसरे सामान को ले लें। अगर हमारे पास कम सामान की आवश्यकता है किसी व्यक्ति को, तो उसमें थोड़े थोड़े आपस में बार्टर एक्सचेंज किया जा सकता है। बट जैसे जैसे इकोनॉमी हमारी बढ़ती जाती है, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, तो बार्टर एक्सचेंज में काफी दिक्कतें हैं। तो फिर आता है मनी। अब मनी क्या है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी कई तरह के रहे हैं। ये मेटल के भी हो सकते हैं। आज का जो करंट जो दौर है उसमें आप देखते हैं कि पेपर मनी है। किसी समय में चमड़े का भी सिक्का चलाया गया था, लाइक दैट। तो मनी किस चीज का हो सकता है, ये डिफरेंट समय में सोसाइटी के रिक्वायरमेंट के अनुसार से और उस समय जो अरेंजमेंट था, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अरेंजमेंट, उसके अनुसार से तय होता रहा। तो गुड्स एंड सर्विसेज का हम जनरली कंजम्पशन करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, और गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। एक व्यक्ति के पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उससे अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो वो अदर गुड्स एंड सर्विसेज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए या तो वो बार्टर एक्सचेंज करेगा, या फिर किसी कॉमन ऐसा चीज जो मनी है हमारे इकोनॉमी में और हमारे सोसाइटी में, उसके माध्यम से वो एक्सचेंज करेगा। तो यहीं से फिर मनी का इवोल्यूशन हुआ होगा, और धीरे धीरे उसके बारे में, और जैसे जैसे सोसाइटी कम्प्लेक्स होती गई, मनी का रोल, फंक्शंस, इम्पोर्टेंस एंड मनी बेस्ड अदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनका इवोल्यूशन होता गया। तो अब अगर कोई किसी से हमसे अगर कोई पूछे, या आप अगर थोड़ा सोचें इसके बारे में कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके हाथ में अगर 100 रुपये का या 500 रुपये का या 1000 रुपये का नोट हो, तो नोट हमारे पास 100 रुपये का नोट है, 1000 रुपये का नोट है, बट नोट का इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू हो भी, जैसे कभी कभार क्या था कि सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते हैं, अभी भी मिल जाते हैं, तो उसमें तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, वैल्यूएबल मेटल है तो कम से कम इसका कुछ इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर कोई पेपर है, तो एक पेपर का टुकड़ा है, उसपे वो 100 रुपये का नोट है, तो इटसेल्फ इसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन फिर भी उसके आधार पे हम इसको अगर बाजार में लेके जाते हैं तो बहुत सारे हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाते हैं। होपफुली आप सभी लोग सर्विसेज समझते होंगे। गुड्स तो क्लियर है, पेन, पेंसिल, चॉकलेट, ये सारे गुड्स हैं। सर्विसेज बहुत सारे हैं, जैसे कि आप कहीं पढ़ने गए, वहां जो फी दिए, कॉलेज गए, सलून गए, एंड लाइक दैट, कहीं ऑटो रिक्शा लिए, रिक्शा लिए, तो इस तरह से बस में चढ़े, ट्रेन में चढ़े, वहां पे टिकट कटाए, तो ये सब सारी सर्विसेज है हमारे। तो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग जो रिक्वायरमेंट है आज के मॉडर्न इकोनॉमिक सोसाइटी जो है हमारी, उसमें हम गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, और उसके लिए हमें
एक्सचेंज करना पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें हम खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है। तो मनी का एक हमारे पास जो इवोल्यूशन हुआ था, दैट इज एज ए टूल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज से जो समस्याएं होती थी उसको खत्म करने के लिए एक टूल के रूप में इसका इवोल्यूशन हुआ था। तो वन फंक्शन ऑफ मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो एक जो मनी का मेन जो रोल हुआ इवोल्यूशनरी, अगर मनी के इवोल्यूशन को देखें हैं तो एक जो मेन फंक्शन ऑफ मनी था वो हमेशा था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके माध्यम से हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं जाके कहीं पे भी, मैंने जहां पे भी उसको सेल परचेज होता है उस पॉइंट पे जाके हम उसको ये कर सकते हैं। बट क्या केवल यही फंक्शंस मनी को है? किसी ने पढ़ा हो इस चैप्टर को, मनी और बैंकिंग? यस सर। तो मनी के और फंक्शंस क्या क्या है? Sir, can be used as most liquidity assets. हाँ, लिक्विड एसेट। हाँ, तो एसेट इज इम्पोर्टेंट। लिक्विड तो ठीक है, लिक्विड भी एक आप देखिए, आप इसी सब चीजें से धीरे धीरे आपको तैयारी में बाकी सभी लोग भी सुन रहे होंगे, तो हमें ये करना पड़ेगा कि भाई एसेट क्या है, और इकोनॉमिक्स में खासकर एसेट का क्या डेफिनेशन है, और लिक्विड इलिक्विड क्या मतलब है। बट ठीक है, तो ये हमारे लिए एक एसेट का भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 रुपये का नोट है तो आज आपने अगर उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा तब तो ठीक है, अगर आज नहीं खरीदा तो कल ऐसा नहीं है कि वो 100 रुपये का नोट आपका बेकार हो जाए। उसको कल भी खरीद सकते हैं उससे 100 रुपये का, ठीक है, चीजें थोड़ी सस्ती महंगी हो सकती है। सस्ती महंगी अगेन ये भी एक अलग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो इम्पोर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन एक्सेट्रा, जिसके बारे में डिस्कशन होगा। तो इट इज द अनदर फंक्शन ऑफ मनी इज इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू को ही हम कहते हैं कि एज ए एसेट, एक एसेट के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं। तो हम अपने घरों में आप सभी भी देखे होंगे कि हमारे पास कुछ कैश हमेशा रहता है। ये इसलिए रहता है कि हम जानते हैं कि ये हम अभी हमारे पास कोई यूज नहीं है, लेकिन कल हो सकता है यूज हो सकता है, 4 घंटे के बाद इसका यूज हो सकता है। दैट इज द स्टोर ऑफ वैल्यू। एसेट के रूप में हम उसको यूज करते हैं। लिक्विड इसलिए है कि जैसे हमारे पास कोई अगर सोने का ही एक सिक्का है हमारे पास आज के डेट, बट हमको जाके बिस्किट खरीदना, तो अब हम बिस्किट खरीदने के लिए किसी दुकान पे जाएंगे या मिठाई खरीदनी, तो हम दुकान पे जाएंगे, हम कहें सोने का सिक्का देंगे, तो ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से वो नहीं देगा, लेकिन फिर वो थोड़ा सा हेजिटेंट रहेगा, रिलक्टेंट रहेगा कि भाई सोने का कितना वैल्यू होगा, इसकी प्योरिटी कितनी होगी, इसके बराबर कितनी मिठाई हो जाएगी। कैलकुलेशन में उसको बहुत समय लगेगा, और इसीलिए वो कोशिश करेगा कि भाई आप तो कैश ले आएंगे। तो इसलिए हमारे पास जो सबसे लिक्विड एसेट रहता है वो मनी के रूप में, जो स्टोर ऑफ वैल्यू का जो सबसे लिक्विड फॉर्म है वो हमारे पास ये कैश है, दैट इज मनी। तो एक अनदर फंक्शन, तो केवल ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, इट इज ऑल्सो स्टोर ऑफ वैल्यू। तीसरा मनी का फंक्शन और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट भी है। यूनिट ऑफ अकाउंट क्या क्यों है? क्योंकि अगर आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे जाके, और सबको पढ़ना ही है, मैंडेटरी है ये, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि सारे जो हमारे एग्रीगेट है उसको हम किसी यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी, तो हम कहते हैं कि हमारा जीडीपी है 20 लाख या 25 लाख करोड़ रुपए, तो अगेन यूनिट ऑफ अकाउंट इज रुपीज। इसी तरह अगर यूएस का हम बात करें तो वो कहेगा कि हमारा इतना बिलियन या ट्रिलियन डॉलर है। आप सभी देखते होंगे न्यूज़पेपर और सब में कि हाँ इंडिया इज
ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के क्लब में शामिल हो गया, लाइक दैट। तो चूंकि यूएसए सबसे पावरफुल स्टेट है, कंट्री है, उसकी करेंसी डॉलर है, जिसको कि इंटरनेशनल करेंसी के रूप में भी अडॉप्ट किया गया है। अब हालांकि और सारे कई करेंसी भी इंटरनेशनल करेंसी के रूप में इवॉल्व हुई है। इट इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो हम ये देखते हैं कि मनी के रूप में हम जो हमारे एग्रीगेट्स है, और केवल मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट की बात नहीं करते हैं, हम बाकी एग्रीगेट की भी बात करते हैं। अपने डोमेस्टिक लेवल पे भी हम वो करते हैं कि भाई जैसे हमने कुछ खरीदा, मोबाइल ही खरीदा, तो हम बताते हैं कि इसका कितना प्राइस है, तो 10,000 रुपये। तो दैट इज हम उसको यूनिट में, हम उसको अकाउंट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि ये 10,000 यूनिट के बराबर है। और इससे हम कंपेयर कर पाते हैं कि हाँ कोई चीज इससे ज्यादा कॉस्टली है, सस्ती है, कितने यूनिट के बराबर दूसरा कमोडिटी है। अदरवाइज अगर एक लैपटॉप की कीमत अगर 40,000 रुपये है और एक मोबाइल की कीमत 10,000 रुपये है, तो लैपटॉप और मोबाइल की यूनिट को हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों डिफरेंट कमोडिटी है। लेकिन अगर हम उसको एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, 40,000, 10,000, तो हम इसको फिर कंपेयर कर सकते हैं कि 1 लैपटॉप इज इक्विवेलेंट टू 4 यूनिट्स ऑफ दैट मोबाइल, जिसका प्राइस 10,000 है और जिसका प्राइस 40,000 है। तो हैंस तो हमारे पास मनी का जो फंक्शन है वो एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट है, कहने का मतलब ये। तो सर एक मिनट, ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जैसे यूनिट ऑफ अकाउंट में हम सिंपल यूनिट क्यों नहीं बोलते? जैसे हमने यूज तो रुपीज ही करने हैं, तो हम इसको एज अ यूनिट क्यों नहीं बोल देते? यूनिट ऑफ अकाउंट क्यों बोला है? क्योंकि अकाउंट कोई चीज का, हम अगर हिसाब किताब नहीं रखना हो, अकाउंट का मतलब है कि लेखा जोखा, सिंपल, जो लिटरल मीनिंग है। बट इफ वी आर नॉट कंसर्न्ड विथ दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, तो हम फिर अकाउंट रखेंगे ही। हम मनी रिलेटेड बात कर रहे हैं, अकाउंटेंट की बात कर, इसीलिए हमने ये ऐड किया गया हम डेफिनेटली कुछ कंपेयर कर रहे हैं। ओके सर। वी आर कंपेयरिंग, फॉर एग्जांपल जीडीपी इटसेल्फ कोई बहुत मीनिंगफुल नहीं है। कोई एक ही साल, अगर हम एक ही साल के जीडीपी की अगर हमें बात करनी है, तो फिर कोई बात नहीं है कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ इट्स एनफ। लेकिन हम इकोनॉमिक पॉलिसी वैसे डिटरमिन नहीं करते हैं, हम 2 साल, 4 साल, 10 साल के कंपेयर करते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट्स लाइक मोर ऑफ अकाउंटिंग में भी तो हम यही करते हैं, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे काम करते हैं, कीप ट्रैक कि हम किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, और दो चीजों के बीच कंपैरिजन है, एंड हेंस इट इज कंसीडर्ड एज यूनिट ऑफ अकाउंट। ओके, थैंक यू सर। तो बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी हमारे 3 है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इसमें मतलब और भी बाकी आप लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे, और जहां अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो हम इसमें फिर डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस इतना ही के बाद इसमें और कुछ नहीं है। अब जब मनी की बात अगर आते हैं कि मनी इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, और इसका इवोल्यूशन हुआ है, भले ही इसका कुछ वैल्यू ऐसे अगर हम देखें तो बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, फेस वैल्यू इसका बहुत ज्यादा नहीं है, पेपर पीस ऑफ पेपर ही है, भले वो डॉलर हो या रुपीज हो या एनी अदर करेंसी हो। आजकल लगभग सभी करेंसी पेपर करेंसी ही है। बट इसके इतने इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। तब हमारा क्वेश्चन आता है कि जब ये इंपॉर्टेंट है तो फिर ये हमें जरूरत है, तो गुड्स एंड सर्विसेज को हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, इसलिए उसकी डिमांड करते हैं। इसलिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि which what are the factors which determines the demand of any commodity, goods or services by any economic agent like human being. तो गुड्स और सर्विसेज का तो समझ में आता है कि हर ह्यूमन बीइंग को जिंदा रहना है, सरवाइव करना है, और सिर्फ सरवाइव नहीं करना है, एक क्वालिटी सरवाइव करना है, कंफर्टेबल सरवाइव करना है। इसलिए हम बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं। अगर कंफर्टेबल सर्वाइवल की बात नहीं हो
तो बहुत सारे जो हम आज के समय में डिमांड करते हैं चीजों को, वो सारे रिडंडेंट हो जाए। सर्वाइवल के लिए बहुत कम चीजों की आवश्यकता है, बट हमारे सोसाइटी वैसी नहीं है कि हम बस बेयर मिनिमम सर्वाइवल की बात करते हैं। तो इसलिए हम बहुत सारे गुड्स एंड कमोडिटी, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं। तो वो तो समझ में आता है कि चलो भाई गुड्स है, सर्विस है, इसके बिना हम ट्रेवल करना है तो हम कहीं जाएंगे ही। घर में भी बहुत सारे तरह के इक्विपमेंट्स हैं, उसको हम यूज करेंगे ही, तो उन सारे की डिमांड यूज करेंगे। बट मनी का तो ऐसा कोई डायरेक्ट यूज है नहीं, तो उसकी क्यों डिमांड करेंगे हम। लेकिन हमने जैसे अभी देखा कि मनी के इम्पोर्टेंट रोल है टू प्ले, और इसीलिए हम इसकी डिमांड करते हैं। और यहीं से क्रिएट होता है कि मनी का डिमांड करते क्यों है एंड कौन कौन करता है इसका डिमांड, एंड that is described briefly in this section 3.2 डिमांड फॉर मनी। और जब डिमांड ऑफ मनी को हम डिस्कस कर लेते हैं, ब्रीफली मैं बता दूं थोड़ा सा डिमांड ऑफ मनी हम करते किस क्यों है। तो अगेन जो एक कॉमन जो इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन है, एक तो हमारे एक्सचेंज के लिए हम करते ही है, एक्सचेंज मोटिव के लिए, हम डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए हमें, जिसको कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कहते हैं। दूसरा, हम इसको कुछ करेंसी को हम अपने पास लेके रखते हैं ताकि हमें अभी तुरंत जरूरत नहीं है लेकिन मे बी कल जरूरत पड़ जाए। यस, इसको कंटिंजेंसी या प्रिकॉशनरी मोटिव भी कहते हैं। और तीसरा हमारा ये होता है कि आप इसके बारे में जब फाइनेंशियल मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि दिस होल इकोनॉमिक सोसाइटी इज बेस्ड ऑन स्पेकुलेशंस। शेयर, पूरा जो मार्केट है हमारा, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ये पूरा स्पेकुलेशन पे बेस्ड है। तो और स्पेकुलेशन आप तभी कर सकते हैं जब वहां पे आप उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, और उस पार्टिसिपेशन के लिए आपके पास मनी होना चाहिए। तो उस स्पेकुलेशन एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए भी आपके पास कुछ मनी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द स्पेकुलेटिव डिमांड। तो हम जो डिमांड करते हैं मनी का, एक एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर आप भी अपने को एनालिसिस करिए, दूसरे को मत सोचिए, कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग खुद को कंसीडर करिए, ईच वन ऑफ जो आप कनेक्टेड है, कि हम पैसे की डिमांड कब करते हैं, हमें कोई पैसा कब चाहिए। तो आप देखेंगे कि या तो आप कुछ पैसे की डिमांड तब करेंगे जब आपको कोई चीज खरीदना हो, तो अब आपको लगेगा रिक्वायरमेंट। डिमांड का मतलब रिक्वायरमेंट, तो आपको लगेगा कि हाँ पैसे हमारे पास होने चाहिए। और रिक्वायरमेंट का मतलब आजकल आप, मार्केट का मतलब अब ऑनलाइन मार्केट का भी है। तो मार्केट इज नॉट लाइक कि हम दुकान में जाएंगे वहां खरीदेंगे तब। अब आप अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी खरीद रहे हैं, डिमांड, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए। दूसरा, पैसा आप देखे होंगे कि हर आदमी के पास 10, 20, 50, 100 रुपया हमेशा पड़ा रहता है। उसका इमीडिएट कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी वो पड़ा रहता है। तो दैट इज योर प्रिकॉशनरी डिमांड। स्पेकुलेशन हर कोई इतना जनरली करता नहीं है, बट कुछ लोग करते हैं एक्टिवली। तो जो करते हैं वो उस डिमांड के फिर कैंडिडेट बन जाते हैं। तो दीज आर द बेसिक मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, थोड़ा और डिटेल करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो मे भी कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर कोई मटेरियल हो है आपके पास तो अच्छी बात है, कोई बुक वगैरह नहीं है तो विल डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है सप्लाई ऑफ मनी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और यही से हमारा सारा जो एक मेजर टॉपिक है ये शुरू होगा। तो मनी का तो हमने देखा कि रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके फंक्शंस भी काफी सारे हैं, डिमांड भी वो है इकोनॉमी में। बट मनी जैसे कि ये पेपर मनी है आज के समय में, पुराने समय में राजा महाराजा के समय में गोल्ड कॉइन होते थे या सिल्वर कॉइन होते थे, तांबे के सिक्के होते थे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिफरेंट मेटल्स के इंक्लूडिंग चमड़े तक के सिक्के चले हैं, जारी हुए हैं। तो इस मनी को डे टू डे
में लाता कौन और ये कैसे आता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस ऑल सच एक्टिविटी। तो ये सारे में आपको डिटेल पढ़ने की आवश्यकता है और इसी से मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह जुड़ा हुआ है जिसपे लगभग हर साल क्वेश्चन आते ही है। तो आई थिंक मनी और बैंकिंग का दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हमारा सप्लाई ऑफ मनी क्या है एंड हाउ इट गेट्स डिटरमिन्ड इन एन इकोनॉमी। इसी से फिर आपका डोमेस्टिक सप्लाई है, इंटरनेशनल करेंसीज है, बहुत सारी चीजें, एक्सचेंज रेट वगैरह आगे जाके, नॉट ही राइट नाउ बट आगे जाके फिर ये सारे चीजें जुड़ जाती है। तो ब्रीफली जस्ट टू मेंशन सप्लाई ऑफ इकोनॉमी, सप्लाई ऑफ मनी जो किसी भी कंट्री में जो मनी सप्लाई होता है वो कंट्री की अथॉरिटी डिटरमिन करती है। पुराने समय में जब राजतंत्र था तो राजे महाराजे करते थे, उनके यहाँ पे भी पूरा सिस्टम रहता था। आप सभी टकसाल वगैरह का नाम सुना होगा, वहां जहाँ पे कि सिक्के वगैरह ढाले जाते थे। आज के समय में भी ऐसा है, सिक्के भी बनाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो ये मेटल क्वाइन का सिस्टम अभी भी है हमारे पास, जो आप देखते होंगे लोहे का या जिसका भी जिस भी चीजों का वो बनता है। और बट मोस्टली अभी पेपर करेंसी है, और सिर्फ पेपर करेंसी ही नहीं है, पेपर करेंसी के कई और भी फॉर्मेट्स हैं हमारे पास, जैसे डिमांड ड्राफ्ट, चेक एंड लाइक दैट, बहुत सारे तरीके। तो प्राइमरीली जो सप्लाई ऑफ मनी को डिटरमिन करता है वो करता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो भी उस कंट्री की जो सरकार होगी वही डिटरमिन करेगी, बट सरकार डायरेक्टली नहीं करती। इसके लिए पूरा एक अलग इंडिपेंडेंट सिस्टम है एंड दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो हर कंट्री का लगभग एक सेंट्रल बैंक है। भारत का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिटरमिन करती है, वही ये पेपर करेंसी को जारी करती है। आप सभी ने अपने नोट पे देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। बट ये जो पेपर करेंसी है, दिस इज नॉट द ओनली टाइप ऑफ करेंसी और मनी इन द इकोनॉमी। हमने जैसा देखा डिमांड ड्राफ्ट, चेक वगैरह भी मनी के ही इनडायरेक्ट फॉर्मेट्स हैं। तो ये सारी चीजें सब उसमें आ जाती है। तो एक तो हमारा मेजर सोर्स है सेंट्रल बैंक, जो मनी को छापती है। दूसरा हमारा है कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स क्या करती है, वो चेक, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह जारी करती है। तो ये दो जो हमारे सिस्टम है, ये दो सिस्टम मिलके मेजर हमारे जितने भी करंट मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो डिटरमिन करती है। इसको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, लोग इसको डिस्कस और करेंगे अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो। अब होगा कि मनी क्रिएट कैसे होता है सिस्टम में, कितनी छापती है। तो आप देखेंगे कि जितना हमारे पास करेंसी की अवेलेबिलिटी है, मनी सप्लाई अगर देखेंगे तो उससे कहीं ज्यादा रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के समय में जो मनी सप्लाई का जो फिगर जारी करती है, वो 4 तरह के मनी एग्रीगेट्स है, M0, M0, M1, M2, M3 एंड M4। इसको भी जानने की आवश्यकता है। ये M है एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इन द कंट्री। इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको जानने की आवश्यकता है। बट ये आप तब जानेंगे जब आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में मनी सप्लाई कैसे होता है। अगर 1 रुपये रिजर्व बैंक छापती है तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्या पड़ता है, कितने के इक्विवेलेंट फिर मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाता है। या कॉमर्शियल बैंक अगर 1 रुपये का चेक देती है, जारी करती है, या डिमांड ड्राफ्ट के लिए वो किसी को ये करती है, तो कितना हमारा इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी में। सर तो अब प्लीज इसमें क्वेश्चन, कमर्शियल बैंक के बारे में बता दीजिए। इसमें फिर क्वेश्चन आएगा कि भाई पेपर ही करेंसी है
तो फिर इतना लोग को इतना करने की क्या आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता है? इसमें इतना कोई महंगा चीज भी नहीं है, तो क्यों नहीं छाप सकती है? बहुत ज्यादा छाप के इतनी गरीबी दिखती है, ये दिखती है, वो दिखती है, तो सबको बांट दे सरकार छाप के। तो इसमें भी दिक्कतें हैं। और कमर्शियल बैंक्स जो ये मनी क्रिएट कर सकती है, दैट इज बाय वे ऑफ लेंडिंग, दैट इज चेक ड्राफ्ट वगैरह से, उसका एक लिमिट है। वो लिमिट कैसे तय होता है, ये इसका भी प्रावधान किया गया है। तो ये भी इसमें आगे आपको पढ़ना है। देन रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है जिसपे कि हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कैश रिजर्व रेशियो क्या है। ये सब जो टूल्स हैं जिसके माध्यम से और मे भी कह सकते हैं पॉलिसी है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द रिजर्व बैंक, क्या करती है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। क्योंकि वैसे तो देखने में लगता है कि बड़ा आसान है कि करेंसी हमने छाप दिया और या ये बाकी कर दिया तो मनी सप्लाई तो जितना चाहे उतना हो जाए। बट जितना चाहे उतना हो जाए, अगर मनी सप्लाई अगर वैसे अनरेगुलेटेड रहेगा तो इसके बहुत सारे बैड इम्पैक्ट क्रिएट होंगे इकोनॉमी में। तो इसीलिए मनी सप्लाई को रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट रोल एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट का तो है ही, गवर्नमेंट ओवरऑल तो रिस्पॉन्सिबल है ही। तो दैट्स व्हाई देयर आर सेवरल टूल्स जिसके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द सेंट्रल बैंक, रेगुलेट करती है मनी सप्लाई को। और इसके बारे में फिर बहुत सारे हैं, आप सभी ने सुना होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक्सेट्रा, लाइक बैंक रेट एक्सेट्रा। तो ये सारे टूल्स हैं जिसके माध्यम से डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी को कंट्री में रेगुलेट किया जाता है। डिमांड के बारे में भी ये जो बॉक्स है उसमें थोड़ा बहुत दिया है डिस्क्रिप्शन, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डिमांड ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन मोटिव्स वगैरह। तो इसको भी आप लोग पढ़िए, तो इसमें अगर दिक्कत आएगी तो फिर डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के ये जो पूरा चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट, जो M1 M3 की बात कर रहे थे, M1 M2 M3 M4, ये भी दिया हुआ है बॉक्स में, तो उसको भी आपको एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। डीमोनेटाइजेशन के बारे में एक बॉक्स दिया हुआ है, जिससे कि अभी 2-3-4 साल पहले डीमोनेटाइजेशन किया भी गया था, उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्यों किया जाता है, ब्रीफली दिया है इसके बारे में, और डिटेल हम डिस्कस कर पाएंगे। तो कुल मिला के जो ये पूरा चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट रोल ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, एंड टूल्स टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ। क्योंकि डिमांड ऑफ मनी को आप बहुत ज्यादा रेगुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है। आप ह्यूमन बीइंग के प्रेफरेंस को रेगुलेट करना किसी के बस की बात नहीं है, कि हम कितना स्पेकुलेट करेंगे, हम कितना प्रिकॉशनरी रखेंगे, हम कितना एक्सचेंज करेंगे, ये कंट्रोल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसीलिए ज्यादा जो टूल्स टू रेगुलेट है वो मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के हैं। मनी डिमांड को रेगुलेट करने के बहुत ज्यादा टूल्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने जैसा हो गया, विच इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसा कोई हमारे पास अभी तक टूल्स नहीं आया। तो ये पूरा जो चैप्टर है, इट्स अबाउट पहला रोल ऑफ मनी, दैट इज फंक्शंस ऑफ मनी, और उसके बाद फिर डिमांड फॉर मनी, और फिर सप्लाई ऑफ मनी एंड टूल्स टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी। यहीं से हमारा निकल के आता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी और कुछ नहीं है बट टूल्स टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो वन जो जिससे अक्सर क्वेश्चंस आता है हमेशा, वो एक बड़ा और ये बहुत वास्ट टॉपिक है, जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी को भारत के संदर्भ में आरबीआई कंडक्ट करती है, रेगुलेट करती है। और इसमें आरबीआई की वेबसाइट भी काफी यूजफुल है। उसमें से मैं भी वेबसाइट अक्सर देखता रहता हूँ, तो उसमें से जो यूजफुल सेक्शंस हैं उसको हम मेंशन करेंगे। बट आप सभी लोग जिसको की वेबसाइट देखने की आदत है तो उसको विजिट किया कीजिए,
नहीं अगर आदत है तो थोड़ा थोड़ा डेवलप कीजिए, क्योंकि ये सारे जो वेबसाइट्स हैं ये काफी यूजफुल है और इससे आपको टच में रहना पड़ेगा टू कीप यू अपडेटेड। तो आज मैं और ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि 10:30 से मुझे मीटिंग अटेंड करना है, अदरवाइज कुछ देर और डिस्कस करते हैं, बट कल सुबह अगर बैठेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल डिस्कस करेंगे इसी को आगे बढ़ाते हुए। मेरा आग्रह है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड अगेन मनी सप्लाई, दिस इज वेरी प्राइमरी एंड बेसिक डिस्कशन। इसमें ऐसा नहीं है कि अभी हम इसमें कोई बहुत डिटेल, और इसमें मतलब इशूज और कंफ्यूजन और क्वेरीज आने ही चाहिए अगर आप सभी लोग अगर तैयारी करना शुरू करते हैं तो, मेरा मानना है। और क्वेरी आते हैं तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी जब ठीक है इकोनॉमिक्स में काफी कुछ पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है, तो ये सारी चीजें रिवाइज करने की है। आप 1-2 साल छूट जाता है तो फिर लोग भूल जाते हैं। तो कुल मिला के ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हो, भले वो लगता हो कि ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हाँ, लेकिन मेरा ये सुझाव जरूर है कि कोई भी टॉपिक को 2 बार 3 बार जरूर पढ़िए, उसके बाद समझ में नहीं आया डेफिनेटली डिस्कस कीजिए, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं, जिससे कि वो और फिर उस पे बेस्ड जो सवाल है उसको सॉल्व करिए तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। यही तैयारी का रूल है और क्या। ठीक है, एनीथिंग अभी कुछ आप लोगों की तरफ से अगर कुछ सुझाव हो किसी टॉपिक के बारे में कुछ और, तो मैं थोड़ा सा और उसको प्रिपेयर करके उस एंगल से फिर डिस्कस करूंगा, अदरवाइज हम इस डिस्कशन को तो आगे बढ़ाएंगे। सर एवरीथिंग इज ओके। अगर कुछ हो कहीं कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो एक आध बार आप लोग भी ग्रुप पे हैं तो इसलिए मैंने भी रिक्वेस्ट करके उसमें अपने को ऐड करा लिया है, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। विल ट्राई टू डिस्कस मोर अबाउट दोज टॉपिक्स कहीं कुछ अगर आए तो। ठीक है, तो फॉर टुडे दैट्स इट। कल फिर इसको डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। जो लोग रिकॉर्डिंग के लिए पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और नोट्स वगैरह के लिए भी कुछ बच्चों ने बोला है, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा। आप लोग थोड़ा सा क्लासेस अटेंड कीजिए, सब कुछ प्रॉपर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है सर। ओके, क्लास एंड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है सर। ठीक है सर।